अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। विफाक और पंजाब की जानिब से रोटी 4 रुपए सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी करके हातिम ताई की कब्र पर लात तो मार दी गई, लेकिन मुल्क खुदादात में ऐसे नोटिफिकेशंस पर कम ही अमल दरामद हुआ है जो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर जारी किए जाएं। इन ऐलानात से हुकूमत ने 2-4 दिन की सताइश तो हासिल कर ली, मगर बदले में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की गरीब अवाम पर रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिराकर कसर पूरी कर दी गई। अब चंद रोज बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी और समाही एडजस्टमेंट की मद में इसमें अलग से इजाफा होगा। यानी एक के बाद एक महंगाई का तूफान खित्ते पर जंग के बादल भी मंडला रहे हैं। महंगाई की यही रफ्तार जारी रही तो आलमी इदारों की पेशगोई के मुताबिक मजीद 1 करोड़ सफेद पोश उन पाकिस्तानियों में शामिल हो जाएंगे जो खते गुर्बत की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। भारी सरमायाकारी हो भी जाए तो अवाम को रिलीफ मिलते मिलते अरसा लग जाएगा। मौशी गर्दाब में घिरी ये कमजोर मखलूद हुकूमत चंद ही घंटों में IMF के दर पर भी दस्तक दे रही है। मुमकिना तौर पर इस पैकेज की मुमकिना शराइत इस कदर जहरीली होंगी कि वो अवाम का जीना तो मुहाल कर ही देंगी, लेकिन इसके असर से हुकूमत भी महफूज नहीं रह पाएगी। हुकूमत के लिए मुश्किलात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफारा हो चुकी है। 6 जमाती इत्तेहाद ने अपनी तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा है, लेकिन सवाल ये है कि इनमें जमातों में कितने लोग हैं जिन्होंने आइन पढ़ रखा है, कितने हैं जिन्हें इल्म है कि इस आइन में क्या लिखा है, और कितने हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने इसी आइन को बेरहमी से पामाल नहीं किया। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ने इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ किसी मुनज़्ज़म साजिश के बयानिए को पाश पाश कर दिया है। ये रिपोर्ट वाज़े कर रही है कि इस धरने में किसी इदारे का कोई किरदार नहीं। अब यहाँ सवाल ये है कि वो जमात जिसने मज़ामत होगी तो ही मुफाहमत होगी के नारे पर यह बयानिया तरतीब दिया, क्या अब किसी ऐसे बयानिए की मुतहम्मिल हो पाएगी? जबकि आसार बताते हैं कि लाहौर में बैठे ताहयात कायद का सबर जवाब देने को है। जल्द या बदीर जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी खत के जरिए ये लावा बस फट सकता है। इसके बाद हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा? सियासत मईशत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना भी अहम होगा। आज आर्मी चीफ की जेर सदारत 264वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुके हैं, जिसका मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को भी यकीनी बनाया जाएगा। आज के डायलॉग में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ किरमानी साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब आपके वक्त का। अच्छा आसिफ साहब, तो आप समझते हैं कि अब फैसला साजी मियां साहब के हाथ में नहीं रही और वो सियासी तौर पर कमजोर हो चुके हैं या नाला हैं? नहीं, उनके हाथ में है, चूंकि वजीर आजम ना बनना उनकी अपनी ख्वाहिश थी और पार्टी की तो ख्वाहिश थी कि वजीर आजम बने, लेकिन उन्होंने जब देखा कि नहीं ये रिजल्ट्स जो आए हैं इलेक्शन के वो हमारी तवक्को के बरक्स हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अपनी तवज्जो पंजाब पर मरकूज करे। और मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक किया, क्योंकि पंजाब में पार्टी को जो डेंट पड़ा है, अगर उस डेंट को या उस डैमेज को कोई रिपेयर कर सकता है तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, वो भी डिलीवर करके। तो कमान उन्हीं के हाथ में है। अब ये फैसला उन्होंने करना है। हाँ, एक बात जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ कि वो चूंकि उनका गैर फाल रहे, वो 3-4 साल लंदन में बगर्ज इलाज कि अब वो वापस आए हैं, उन्हें चाहिए कि एक तो मैंने पहले भी उनकी खिदमत में अर्ज किया था जब वो लंदन में थे कि सियासी और हुकूमती ओहदे लहदा कीजिए। और दूसरी बात ये कि आप ये फैसला अब कर लें, ये मैं अब कह रहा हूँ कि अब ये फैसला आप कर लें कि आपने अवामी सियासत करनी है, नजरियाती सियासत करनी है या पावर पॉलिटिक्स करनी है। अगर पावर पॉलिटिक्स करनी है तो वो तो फिर हो रही है, तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, फिर उसके जो नताइज होंगे वो भुगतना पड़ेंगे आइंदा इलेक्शंस में। अगर नजरियाती सियासत करनी है तो उसका रास्ता फिर और है। अब ये फैसला नवाज शरीफ साहब नहीं करते। ना ख्वाजा आसिफ जो ये कह रहे हैं, इस तरह का इत्तेहाद सर कितना हुकूमत को इफेक्ट करेगा, या फिर आप समझते हैं ये कोई इतना मायनी खेज किस्म का इत्तेहाद या एहतजाज नहीं होगा?
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं बुनियादी। एक तो ये है कि ये बड़ा प्री मैच्योरली इन्होंने जो तहरीक शुरू करने का इरादा इनका रखते हैं, चूँकि अभी हुकूमत को आए जुमा 8 दिन हुए हैं। अभी तो हुकूमत अपने पैर जमाने में मसरूफ़ है, अभी तो हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि कौन-सा पैर आगे बढ़ाना है, कौन-सा पैर पीछे रखना है। तो लेकिन ये तमाम डिपेंड, और फिर जो ये जो भी इन्होंने बनाया है, तहरीक या इत्तेहाद बनाया है, इसका एजेंडा अभी वाज़ेह नहीं है। ये एजेंडा होना कि जी इनको निकाल कर हम आ जाएं, ये कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा जो है इस वक्त पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं, जो हाँ। इकोनॉमी है, जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी, आपका पढ़ा लिखा जॉबलेस यूथ है, उसके लिए क्या प्रोग्राम है उनके पास? वो प्रोग्राम कोई हो तो सामने लाएं। उनके TORs क्या है? सो अभी मुझे नहीं समझ आती है। दूसरी बात कि अभी इस हुकूमत को जुमा 8 दिन ही कह सकते हैं आप, तो इसको कम से कम मैं 6 महीने मिनिमम और 1 साल मैक्सिमम ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान मालूम पड़ जाएगा कि इस हुकूमत की जो सिमत है, वो उसकी दुरुस्त सिमत है, ये हुकूमत जा रही है, और जो रियल इश्यूज़ हैं लोगों के, यानी जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी है, और लोगों के चूल्हे बुझे हुए हैं, कि जो कॉमनर है, जिसके लिए मुल्क बना था, उसको क्या ये डिलीवर कर पाती है? बेशक IMF के प्रोग्राम में रहते हुए, और क्या ये अशराफिया जो 2% है, उसको जो अरबों रुपए की सालाना सब्सिडी दी जाती है, उसका रुख जौन सा है ख़त्म करके क्या गरीब की तरफ मोड़ती है, मिडिल क्लास की तरफ तो मोड़ती है? आसिफ साहब, अब अभी आप मुझे सर ये बताइएगा, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद एक बात आप बहुत ज़्यादा करते थे कि पार्टी के अंदर से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मियां साहब को गलत गाइड कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे बहुत से इश्यूज पर मियां साहब ने फैसले वो लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। सर, वो इशारा किन लोगों की तरफ था, और क्या अभी भी मियां साहब को या फिर शहबाज शरीफ साहब को वही लोग गाइड करते हैं? देखिए, मैं अब नाम वगैरह नहीं लूँगा, चूँकि ज़ाहिर है एक थोड़ा-सा होता है इंसान को थोड़ा एहतराम का ताल्लुक, लेकिन सारी दुनिया जानती है ये कौन लोग हैं। तमाम लोगों को पता है कि कौन लोग थे। नवाज शरीफ साहब तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, इसीलिए नहीं बने कि उनको था कि भई एक मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, और वो इस एक नैरो स्पेस में कोलिशन गवर्नमेंट्स का ना उनको तजुर्बा है, ना वो उसके लिए अपने आप को मौजू समझते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग थे, उनको बहुत जल्दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने 16 महीने की पहले PDM की गवर्नमेंट में भी जल्दबाजी दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो जब हुकूमत ले ली थी PDM की, और जिन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने से नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया कि हमें नहीं जाना चाहिए। ये वही लोग हैं, सारी दुनिया इन्हें जानती है। तो मेरे नाम लेने से कोई नई बात तो हो नहीं जाएगी। एवरीबडी नोज हु इज हु इन द पार्टी। असल मकसद ये है कि अब हुकूमत जैसी तैसी भी ले ली, असल अब आपको डिलीवर करना पड़े। और याद रखिए, हुकूमतें जौन सी हैं, वो ट्वीट्स पर, बयानात पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर नोटिस ले लिया, बरस पड़ने से, इजहार बरहमी, इश्तिहारात, इससे नहीं चला करती बड़ी आपने हुकूमत। आपने पते की बात की आसिफ भाई साहब कि अब हुकूमत को परफॉर्म करना है और इसी पर आपकी पार्टी और हुकूमत जज भी होगी। तो आसिफ किरमानी साहब, अगर हुकूमत नहीं परफॉर्म करेगी सर, तो ये मलबा कौन सी जमात उठाएगी? नून लीग तो, राना साहब तो कह गए कि हम हमारे कोई वादे नहीं है और हमें कोई ब्लेम नहीं कर सकता। क्विकली, वेरी क्विकली, पहली बात कि इन्होंने जो बात की है उसमें से तो सिंपल मैं शॉर्ट आंसर यही कह सकता हूँ, तो फिर हुकूमत से बाहर आ जाएं। अगर आप वादे नहीं पूरे कर सकते तो छोड़ दें हुकूमत पे। अच्छा, ये भारी पत्थर उठा के चूम कर छोड़ दो। दूसरी बात कि वो किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में भी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी जहाँ आपकी मेजॉरिटी है। यहाँ तो आपको मेजॉरिटी पंजाब में मिली है ना, मरकज में आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। चले वहां भी आप वादे वही तो किए थे, हुकूमत तो आपने ले ली, लेकिन चले अगर आपकी बात मान ली जाए कि भी आप वादे नहीं पूरे करेंगे, तो फिर पंजाब में तो आपको सिंपल नहीं बल्कि ज्यादा मेजॉरिटी है। तो ये जो उन्होंने फरमाया ये पंजाब पे भी अप्लाई होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर छोड़े हुकूमत और अवाम में चले जाएं। फिर क्यों चिमटे रहते हैं हुकूमतों से? आप क्यों प्रोटोकॉल लेते हैं? अच्छा सर, इस पूरे मामले में फिर शहबाज शरीफ साहब कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर पार्टी के अंदर से ये गिला होता है कि हमें अक्सरियत नहीं मिली और मियां नवाज शरीफ ठीक कर सकते थे, तो अमूमी तासुर तो ये जाता है कि इतने कैपेबल है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क की डूबती कश्ती को पार लगा सके। उनका क्या किरदार रह जाता है? देखिए, शहबाज साहब इज अ गुड मैनेजर। वो एक मैं उनको जितना समझा है कि वो एक हार्ड वर्कर हैं,
गुड मैनेजर हैं, लेकिन देखिए नवाज शरीफ साहब का स्टैचर और शहबाज शरीफ का स्टैचर, उसमें बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब की एक विजन है, वो चीज़ों को अपने अंदाज से देखना चाहते हैं। शहबाज साहब शायद किसी और अंदाज से चीज़ों को देखना चाहते हैं या देखते हैं। तो जाहिर है वो हर कोई अपनी अपनी राय रखता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक चैलेंजिंग मोमेंट है फॉर PMLN। बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पाकिस्तान के लिए भी, वहाँ मुस्लिम लीग नून के लिए भी। चूँकि मैं उन नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ जो कभी 2/3 मेजॉरिटी, कभी सिंपल मेजॉरिटी, कभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आते थे। चारों सूबों में उनकी हुकूमतें बनती रही हैं और फिर वो डिलीवर भी करते थे। लेकिन ये जो PDM की गवर्नमेंट हमने ली, उसका हमें एक तो चलो फ़ायदा हुआ, वो भी अल्लाह ताला ने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, जिसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन जो उसका नुकसान हुआ वो फिर आपके सामने है। तो ये अब नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तर्ज पर अपनी सियासत को, किस नहज पर आगे बढ़ाना है। अगर तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जो नवाज शरीफ साहब का एक ट्रेडमार्क है कि अवामी सियासतदान एक नजरिया, और वो नजरियात की सियासत करना चाहते हैं, माजी में भी करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने, मेजॉरिटी ने उनको कन्विंस किया या बेबस किया और वो नहीं कर सके। अच्छा आसिफ साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक आखिरी सवाल सर। आपने दोनों लीडर्स, बड़े मियाँ साहब को और शहबाज शरीफ साहब, दोनों के साथ आपने काम किया है, दोनों का वर्किंग स्टाइल देखा है। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को बड़ा अच्छा लीड किया है। अब जो गवर्नमेंट जिस तरह वजूद में आई है, जिस इत्तेहाद और सपोर्ट के साथ वजूद में आई है, आप उन्हें कमज़ोर वज़ीर आज़म तस्वुर करते हैं या मजबूत? कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हें वज़ीर आज़म तस्वुर करता हूँ। मैं उन्हें ना कमज़ोर तस्वुर करता हूँ, ना उन्हें मैं मजबूत तस्वुर करता हूँ। क्यों कि ये PMLN की प्योर गवर्नमेंट नहीं है। हम अपनी टांगों पर नहीं खड़े, हमें पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, और कल को अगर पीपल्स यानी पार्टी, कि आप उन्हें सिंबॉलिकल वज़ीर आज़म कंसिडर करते हैं? सिंबॉलिकल ही हो गए ना, अगर से वज़ीर आज़म है तो। मैं उन्हें सिर्फ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहूँगा, ना सिंबॉलिक ना कुछ। मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और मेरी ख्वाहिश है कि वो डिलीवर करें। ठीक है। लेकिन जिस किस्म के हालात हैं, ये बड़ी एक टाइट रोप है जिस पर वो चल रहे हैं, और उस टाइट रोप का जो सिरा है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब, आपका मौजूद थे। एक सीनियर सियासतदान है, नून लीग से इनका ताल्लुक रहा है। देखते हैं कि ये हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से कायम हुई है, कितनी आगे देर तक चलेगी। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली उमैर नियाजी साहब। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो आज ही की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आज बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त पर मामला हुआ, बज़ाहिर वकला की अदम पैरवी के बायस, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम सियासत में ज़्यादा मशगूल हो गई है बजाय इसके कि वो सीरियसली केसेस की पैरवी करे? अच्छा, बेसिकली खान साहब के जितने भी केसेस परसू कर रहे हैं वो लोग थॉरली प्रोफेशनल वकील हैं, और तहरीक इंसाफ ने पेड वकील हायर किए हुए हैं इस काम के लिए। जो बज़ाहिर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लोग भी हैं, वकील भी हैं, मोस्टली वो केसेस नहीं कर रहे, मतलब वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन ज़रूर हैं, उस तरह से कर रहे हैं। अब ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें वकील उस्मान गिल हैं, और वो प्रोफेशनली जो है ना ये केस कंडक्ट कर रहे हैं। उनका ऐसा तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पे इस केस में हायर किया है। और ये जो अदम पैरवी का मामला हुआ वो आपके सामने ही है कि आज जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, उन्होंने वो जो मेन गुजरगाह है वो ही बंद की हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें घूम के ऊपर से आना पड़ा मारगला वाली साइड से। तो उस दौरान केस कॉल हो गया और वो डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया। हालांकि कोई 4 से 5 मिनट का ही फ़र्क पड़ा था, और 4 से 5 मिनट में वो अदालत भी पहुंच गए थे, अदालत को भी बताया, मगर जज साहब ने यही कहा कि आप रेस्टोरेशन की दरख्वास्त दें। तो इंशाल्लाह ताला कल सुबह वो रेस्टोरेशन की दरख्वास्त मूव हो जाएगी और केस इंशाल्लाह ताला दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगा। अच्छा उमैर साहब, गुज़िश्ता दिनों आपको और शेर अफजल मरवत को लेकर काफ़ी बहस रही है सोशल मीडिया पर भी। तो मुबैना तौर पर यह कहा जाता रहा है कि जनरल इलेक्शंस और जो सेनेट के इलेक्शंस थे, कुछ लोगों को पार्टी पॉलिसी और तरीके इंसाफ की जो बानी की हिदायत थी उसके बरक्स आप सपोर्ट भी कर रहे थे। टिकट दिलवाने की सहूलतकारी में भी आपका नाम आ रहा था। सर, ये क्या दुरुस्त है?
नहीं, बुनियादी तौर पे जो मेरा रोल है, मेरा रोल ओवरऑल खान साहब के केसेस को देखना और उन्हीं को लेके जो है ना चीज़ों को चलाऊँ, और बुनियादी तौर पे जो खान साहब ने मैसेज देना होता है वो इन राइटिंग जो है ना सेक्रेटरी जनरल को कन्वे कर दिया जाता है और उसी पे जो है ना चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। और ये नहीं होता कि खान साहब एट वन टाइम एक ही बंदा मिल रहा हो, को अकेले में मुलाकात हो रही हो। अडियाला में जो भी असूल है, आप जाते हैं तो वो बैच ऑफ 6 में मुलाकात कराते हैं, और अगर एक मुलाकात में मैं मौजूद हूँ तो बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत भी मौजूद है, तो वो सबके सामने बात होती है। ये इस तरह कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई कान में बात नहीं हो रही कि जी कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए। तो यानी कि इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है, तो उड़ाने वाले खबर वैसे ही उड़ा रहे थे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा सर, पंजाब में 21 तारीख के बाद जो पीटीआई के जलसों की शुरुआत होगी, उसकी क़यादत पर एक कमेटी बनाई गई है, हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, बहुत से नाम इस कमेटी में शामिल है, लेकिन आपका नाम इसमें शामिल नहीं है। अब समझा जाए कि कुछ मुखालिफत आपकी बढ़ रही है पार्टी के अंदर? ओवरऑल देखें इसमें काफ़ी सारे नाम नहीं हैं। अगर ओवरऑल आप देखें ना, बहुत सारे मेजर प्लेयर्स हैं कि गुजरांवाला डिवीज़न की एग्जांपल ले लें, हमारे बिलाल इजाज़ हैं, अभी एमएनए रिस्टोर हुए हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनका रोल, मगर है कि हर किसी का नहीं। देखिए डिफरेंट तरह के रोल हैं, लीगल साइड का रोल है, पॉलिटिकल रोल है, जलसों का रोल है। पार्टी ने डिसाइड करना है कि इसको किधर कराना है, किसको किधर खिलाना है, तो वो इसमें तो कोई इसमें इशू नहीं है, जिसको जिधर यूटिलाइज़ करें। क्योंकि मेरा जो प्राइम फोकस है, मेरा अपना है खान साहब के केसेस, 9 मई के जितने केसेस हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनकी टेक केयर करना। क्योंकि असल जो आप देख रहे हैं ना, अगले 1.5-2 माह में बैटल फील्ड है वो 9 मई की है। आप देखें आपका वर्कर पिछले 9-10 माह से पिस रहा है, और अब वो स्टेज आ गई है कि गुजरांवाला में लोग सज़ा हो चुके हैं। मियाँ वाली वाले केस में ट्रायल नियर कंक्लूजन है, और मई के फर्स्ट वीक में 100+ बंदों का ट्रायल रावलपिंडी में स्टार्ट हो जाएगा। और जो रावलपिंडी में स्टार्ट होने जा रहा है उसमें बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप भी इन्वॉल्व है, तो उसको टेक केयर करना है। अगर उसको हम टेक केयर नहीं करते तो हम बेसिकली एक बहुत बड़े अगले 2-2.5 महीने में डिज़ास्टर की तरफ हेड करेंगे। आपको लगता है कि साइफर केस की समाअत थी, फिर बानी तहरीक इंसाफ के तोशा खाने के बाद साइफर केस में भी रिलीफ मिलने में कामयाब हो जाएंगे? कुछ ऐसी उम्मीदें आपको नज़र आ रही हैं? देखें ओवरऑल आप केसेस की नौइयत का आपको हमारे से बेहतर पता है। जिस तरह आप कवर उसको कर रहे हैं, हर एंगल से देखते हैं, और क्रिटिकली हमारा तो फिर भी एक टिल्ट है ना, खान साहब की तरफ होगा, मगर आपको भी पता है कि इन केसेस में है ही कुछ नहीं। और जिस तरह से ये ट्रायल किए गए हैं, वो बेसिकली ट्रायल किए ही इसी स्कोप के साथ गए कि किसी तरह 8 फरवरी से पहले कन्विक्शन सिक्योर की थी कि देखिए 30 जनवरी को एक सज़ा होती है, 31 को होती है, और फिर फ़ौरन जो है ना 3 दिन के गैप के बाद इद्दत के केस में सज़ा कर देते हैं। मकसद खाली क्या था कि इलेक्शन से पहले टेम्पो तोड़ना, किसी तरह से भाई आवाम को यकीन हो जाए कि इमरान खान इस पॉलिटिक्स में इर्रेलेवेंट हो गया, और वो नहीं हुआ। आवाम ने गलत साबित किया। अब क्योंकि वो स्टेज गुजर गई है, तो अब ये सारी चीज़ों ने अनडू तो होना ही होना है। सारी वो केसेस अपनी नेचुरल डेथ मार रहे हैं। और अब साइफर का आपने आज भी हेयरिंग देख ली, आज से कल में चला गया। मैक्सिमम मेरा तो ख्याल है कल ही ये डिसाइड हो जाएगा, मगर अगर स्ट्रेच कर लिया तो मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर लेंगे, सज़ा तो ये सेट असाइड होनी होनी है। ठीक है सर, उमर अयूब साहब ने कुछ कहा है, मैं चाहूँगी कि पहले आप वो सुन लें, उसके बाद मैं आपका कॉमेंट इस पर देती हूँ। आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाल्लाह रियो डी जेनेरो गए हुए हैं साहब, ब्राजील, वहां के मजे लेने के लिए गए हुए हैं, पता नहीं किसके लिए गए हुए हैं। और उनको कनाडा में एम्बेसडरशिप जो है वो उनको प्रॉमिस की गई है, उनसे वादा किया गया हुकूमत का कि आप पीटीआई की सीटें कम कराएं और वो यहाँ पे गिनती फिर कराएं, और आपको हम लोग इस चीज से नवाज। सर क्या मौक़िफ़ रखते हैं उमर अयूब साहब के इस बयान पर आप? उमर अयूब साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये चीज़ पे बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल पे। अब देखें ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सोचना चाहिए था ना कि एक आईनी इदारे के वो हेड हैं। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शन उनके नीचे हुए हैं, और अभी तक आप देखें कि सीटें हमसे छीनने की कोशिश जारी रही है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो आज 3 सीटें हमें वापस आई हैं आज एक दिन में। और ओवरऑल आप देखें इलेक्शन का कॉन्डक्ट स्टार्ट से ही लेके हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किस तरह से क्वेश्चन किया गया, और वो अब हमारा नुकसान नहीं है। ओवरऑल इतना बड़ा एक फ्लड गेट खोल दिया है ना कि कल को कोई भी उस पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ की जद में आ सकती है। बेसिकली हमारी डेमोक्रेसी एट स्टेक डाल दी है इस प्रोसेस में, और ये चीज़ शो कर रही है कि अगले 5-10 साल हम यही हाइब्रिड मॉडल चलाना चाहते हैं। हम जमहूरियत को पूरी तरह से पनपने नहीं देंगे। सर एक
कल अजीज जैदी का इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा और उसमें वो कह रहे थे कि IPP तो वो वैसे ही गए थे, लेकिन दोबारा उन्होंने सियासत की तो वो PTI का रुख करेंगे। फवाद चौधरी साहब भी 2-3 दिन से सरगर्म हैं और कह चुके हैं कि उनकी सियासत का फैसला बानी तहरीक इंसाफ करेंगे। क्या पार्टी की सतह पर इस हवाले से अब कोई फैसला हुआ है कि जो जा चुके हैं उन्हें वापस लिया जाएगा या फिर पिक एंड चूज होगा? अच्छा, ये बड़ा ही टची टॉपिक है जो आप बात कर रही हैं ना। असूली तौर पे तो यही हम हर जगह पे यही कहते हैं कि इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे, केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। मगर अगर आप मेरे से पूछें तो पब्लिक की फीलिंग बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे है। मैं एक आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं अपने हलके में गया था, मैं एक जगह पे दावत पे मुझे किसी ने बुलाया हुआ था। उस दावत में मुझे नहीं पता था एक बंदा ऐसा मौजूद था जिसने PTI की उस इलेक्शन कैंपेन में मुखालफत की हुई थी। लोगों ने उसका इतना शदीद रद्द अमल दिया कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है कि इवन खान साहब के लिए डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पब्लिक अब उस स्टेज पे चली गई है कि उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। उन्होंने अब उससे आगे ही जाना है। तो जिन लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, पार्टी को अपोज़ किया, अब आप एक्सपेक्ट करें कि जी बिल्कुल ड्राई क्लीन हो जाएंगे, आ जाएंगे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अवाम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। को वापस लेना चाहिए क्योंकि 2 दिन में वो फवाद चौधरी साहब को वापस लेना चाहिए क्योंकि 2 दिन में वो जो उन्होंने कोर्ट में वकला से मीडिया से जो बात की उसमें तो उनका टिल्ट बहुत ज़्यादा बानी तहरीक इंसाफ की जानिब था और वो लग भी रहा था कि अनअनाउंस्ड शायद PTI ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाती राय आपकी क्या है, उन्हें वापस आने देना चाहिए? जाती राय देखें, जाती राय मैं कह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक की परसेप्शन जो मैं देख रहा हूँ ना बहुत डिफ़िकल्ट है। इन लोगों को ख़ुद भी मसला होगा। देखिए फ़ैसला खान साहब का है, खान साहब जिस तरह से करें, स्याह करें सफ़ेद करें। देखें पार्टी उन्होंने बनाई है, बानी चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ घूमती है उनके इर्द गिर्द है, पॉपुलैरिटी वो कमांड कर रहे हैं। इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इस वेव को कैरी कर सके उनकी सपोर्ट के बगैर, उनके बैकिंग के बगैर। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट आप सवाल मेरे से कर रही हैं। मतलब मैं तो इस किसी सिचुएशन में इस पे कमेंट करने की पोजीशन मैं तो इसलिए कर रही हूँ ना कि आप तो खान साहब कईयों के साथ बड़े अच्छे बिल्कुल आप बानी PTI के जाहिर बात है स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनके साथ आपकी बातचीत होती भी रही होगी। वो क्या महसूस करते हैं इस पर? कुछ तो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया होगा ना? देखिए उनका ओवरऑल जो रहा ना, जिस तरह से कि इलेक्शन की हद तक तो वो बड़े क्लियर थे कि किसी भी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है टिकट नहीं देना। जब तंजीमी ओहदों की बात, तंजीमी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है तो कुछ ना कुछ उनके एंड पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होगी। जो मैं मगर बात कर रहा हूँ कि अवाम के रद्द अमल उसके साथ बैलेंस करना ये एक डिफरेंट एक्सरसाइज है, इसलिए उनको भी बड़ा केयरफुली चीज़ों को देख के करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपकी जमात ने भी PDM तर्ज टाइप हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अलायंस तरतीब तो दे दिया है, लेकिन अवाम भी और सर नाक़दीन भी ये कहते हैं कि उसमें आपने अवाम की कोई बात नहीं की। आपका पहला मुतालबा यही था कि अडयाला से रिहाई बानी PTI की मुमकिन होनी चाहिए। तो आपको लगता है ये मौसमी इत्तेहाद होगा या फिर आप वाकई हुकूमत को बहुत टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए अभी तो इनिशियल स्टार्ट है। देखें बलूचिस्तान से स्टार्ट किया है और बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया है, और मगर जो लीडरशिप है, जो लोग इकट्ठे किए हैं वो काफ़ी मैच्योर लोग इकट्ठे किए हैं। ये वो लोग हैं जो पहले भी तहरीकों का हिस्सा रहे हैं, और आप देख लें पहले भी अगर पास में पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक चलाई तो उन्होंने अपने सर पे नहीं चलाई। वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब दूसरे तीसरे लीड करते थे, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से PTI ने ये बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, और करते करते, और जैसा आप कह रहे हैं अवामी एजेंडा, तो उससे कोई भी गाफिल हो ही नहीं सकता। अगर आप कहें कि उनकी बात नहीं करेंगे और अपनी पर्सनल बात करेंगे तो वो तो तहरीक चल ही नहीं सकती। तहरीक का काम क्या है? तहरीक क्या है कि इस मुल्क में जमहूरियत वापस लानी है। अगर आप उसके मेन पॉइंट्स देखें, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है, और उसी के वो इर्द गिर्द ये चीज़ घूमेगी, और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से आगे टूवर्ड्स कराची, सिंध आने दें, आपको बहुत बेहतरी नज़र आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, असद कैसर समेत PTI रहनुमा मौलाना फजल रहमान के साथ मेल मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो आपका अलायंस है इसमें वो शामिल हो जाएं। तो क्या ये सब कुछ बानी PTI की मर्जी से हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान वो थे जिन्होंने PDM की क्रिएशन के अंदर उनका एक अहम रोल था, और वो आपके खुल्लम खुल्ला आपकी मुखालफत करते थे और आपकी हुकूमत गिराने में भी पेश थे।
अच्छा, ये बेसिकली मेरी जो ज़ाती राय अगर होगी, मैं तो समझता हूँ, मेरी अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट यही है कि मौलाना साहब कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, मौलाना साहब के अभी भी जो है ना ओवरऑल स्टेक्स, जो मामलात पॉलिटिक्स हैं, देखें पीटीआई और उनकी स्पेस कॉमन है, ठीक है, तो उन्हें इजी सिट इन कर ही नहीं सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने लगा है। बाकी बातचीत चलती रहती है, जमातों में होती रहेगी, मगर जहाँ अब देखें, ये तो वही बात है कि नून लीग और पीटीआई आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो पंजाब पे, हो ही नहीं सकता। हम अपोजिंग पार्टीज हैं, हमारा मुकाबला ही आपस में तो हम मौलाना हम साहब दोनों के का पास ही है, फिर हमारी क्यों जा रहे हैं स्पेस है। आपके इसी रहनुमा? तरह अगर आपकी बेसिक आइडियोलॉजी ये देखिए, है कि वो उनकी आइडियोलॉजी आपसे मैच ही नहीं करती है, जिस तरह नून लीग के लिए आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि इनके पास नहीं जाना। की नहीं बात कर रहा मैं, आइडियोलॉजी की मैं बात नहीं, मैं आइडियोलॉजी से हट के बैटल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। बैटल ग्राउंड जो है ना, एक सेम टर्फ के लिए लड़े हैं, जो एक सेम टर्फ के लिए लड़े हैं वो कभी भी उस तरह से इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। ओवरऑल बिगर प्रिंसिपल के लिए हाँ जी, शायद जो है ना वो हम भी बात कर रहे हैं जमहूरियत की, मुल्क में बहाली के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो मोटे मोटे पॉइंट्स पे सेम होंगे, मगर जब अंदर डिटेल में चले जाएंगे तो जाहिर बात है वो इख्तलाफात बरकरार रहेंगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल एक टेबल पे कभी इकट्ठे हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवेर साहब। और देखते हैं आने वाला वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने में कितनी कामयाब हो सकेगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखिल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपके वक्त का। सर, एक इत्तेहाद ग्रैंड अलायंस अब बन गया है हुकूमत के खिलाफ। अब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है इस गवर्नमेंट को, तो आपको लगता है कि ये जो इत्तेहाद बना है कुछ ज्यादा टफ टाइम देने में कामयाब होगा? मेरे ख्याल में इस इत्तेहाद का जो इत्तेहाद बना हुआ है, जिसको आप टीटीपी कहते हैं, उनके नाम से आप अंदाजा लगा ले कि उन्हें मुल्क में इंतशार फैलाना है। वरना अगर वो सही अपोजिशन कर ले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बुनियादी हक है आईन पाकिस्तान है जलसे जुलूस का, मगर आप उसी तरह अगर 9 मई की तरह उन्होंने इलेक्शन कराना है, अफरा तफरी कराना है, जलाओ गिराव करना है, तो मैं समझ रहा हूँ यकीनन फिर ये सूरत-ए-हाल दूसरी हो जाएगी। और मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ईद से पहले जो ना, जहाँ कोर कमांडर हाउस जलाने के लिए पीटीआई के लोग पहुंच जाते थे लाहौर का या पेशावर का, और पिछले हफ्ते बमा वज़ीर आला पूरे काबीना ने कोर कमांडर हाउस में इजलास किया है और वहाँ हिदायत ली है, ब्रीफिंग ली है। तो मैं सुन ठीक है, अच्छा है, गेट नंबर 4 की तरफ उन्हें रिज्यू कर दिया, अच्छी बात है। बजाय सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करने का, बजाय सियासी लोगों के साथ बैठ के इस सूरत-ए-हाल का जो ना सही सॉल्यूशन जो है निकालना, कि इलेक्शन हो, धांधली ना हो, किसी और क़ुव्वतों का मुदाखलत ना हो। अगर फिर वही दरवाज़ा खटखटा दिए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान की सियासत का। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को यकसा जो रद्द किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? यकीनन कमीशन के सरबराह ने भी पाकिस्तान में रहना है, उन्हें भी यहाँ खाना पीना है, यहाँ बच्चे ने पढ़ना है और यहाँ रोजगार करना है, तो पागल है कि वो खिलाफ फैसला देंगे। और पीपल्स पार्टी जो एक मरतबा फिर से धरनों और जलसों के बजाय मुज़ाकरात की ऑफर कर रही है, आपको लगता है नून लीग वुड बी विलिंग टू टेक पार्ट ऑफ इट और तहरीक इंसाफ भी आपकी मुज़ाकरात को वेलकम करेगी? देखिए, न करे मुज़ाकरात। 2018 का इलेक्शन जहां पीपल्स पार्टी ने कहा कि आरटीएस सिस्टम बिठा के इनको मुसल्लत कर दिया, उस वक्त भी न चाहते हुए भी, न मानते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज भी इमरान खान कदम सियासी लोगों की तरफ बढ़ाने का, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका रुख है, और कोर कमांडर हाउस पेशावर का इजलास आपके सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन्होंने माजी से, इन्होंने अपने तजर्बे से कुछ नहीं सीखा है, वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, और जब शॉर्टकट के चक्कर में सियासतदान रहते हैं तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जब तक सियासी लोग आपस में नहीं बैठेंगे, तय नहीं करेंगे कि इलेक्शन शफाफ हो, किस तरीके से हो, निगरान बने, किस तरह बने, तो ये सारी सूरत-ए-हाल जब तक सियासी लोग आपस में तय नहीं करेंगे और चोर दराजे से घुसने की कोशिश करेंगे, तो फिर अशर होगा जो 77 साल से जो हो रहा है वही अगले 77 साल 200 साल में भी यही होता रहेगा। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी चूंकि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में मौजूद है, तो कुछ थोड़े से चांसेस बन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा बने, या अभी तक वही डिसीजन है जो पहले ले लिया गया है?
देखिए, पहले हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसला किया है कि हमने हुकूमत का साथ नहीं देना है, मतलब हुकूमत का साथ देना है, काबीना में शमूलियत नहीं इख्तियार करना है, तो मेरे ख्याल में उस बात पे अभी तक कायम है। और ये अलबत्ता अलग बात है कि अगर सीसी का दोबारा इजलास होता है और कोई नया फैसला करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने नून लीग को चांस दे दी है। पिछले 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें काफ़ी गिले शिकवे रहते थे, आपकी वज़ारत ठीक नहीं थी, हमारी ठीक थी, हमारी ठीक नहीं थी, आपकी ठीक नहीं थी। तो ये गिले शिकवे और फिर काबीना जो एक बड़ी लंबी चौड़ी काबीना थे, 900 के करीब लोग थे, तो मैं समझ रहा हूँ कि तो अच्छी बात है, मईशत पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, मुख्तसर काबीना होगा और नून लीग को भी फुल फ्लज काम करने का मौका मिलेगा, मुदाखलत नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़। तो मैं समझ रहा हूँ कि नून लीग क्यों बज़िद है। आया उनको आगे अंधेरा नजर आ रहा है जो इतना प्रेशर डाल रहा है पीपल्स पार्टी, क्या वजह है? जब पीपल्स पार्टी बिल्कुल खलूसी दिल से उनका साथ दिया है और उनको कादिर सपोर्ट साहब, कर रहा है, तो गुज़िश्ता रोज सर मैंने गुज़िश्ता आपको रोज पता है कि माजी में बिल्कुल आपको सही। पता है माजी में भी पीडीएम की हुकूमत में एनपी ने हुकूमत को सपोर्ट की थी, मगर एनपी ने काबीना में या वजारतें नहीं ली है। बिल्कुल ठीक तो है क्या इस सर। मरतबा अब पीपल्स जब पार्टी आईएमएफ ऐसा के नहीं कर पास सकती है? अब जब आईएमएफ के पास हुकूमत जा रही है तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मजीद महंगाई होगी, मजीद आवाम के ऊपर मसाइल होंगे। तो मैंने गुज़िश्ता रोज़ जब राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया कि अगर ये हुकूमत मईशत को संभालने में कामयाब नहीं होती तो आवाम का जो बोझ है, आवाम की जो ब्लेम है, वो सारी नून लीग पर आएगी। तो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि ऐसा नहीं होगा, कोई वादे ऐसे नहीं इंतखाबात में अब नून लीग के हिस्से में आए, क्योंकि अब ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की है तो पीपल्स पार्टी भी इसका बोझ बर्दाश्त करेगी क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट दी है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पर भी इक्वली बोझ आएगा अगर आवाम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं होते? अच्छा, एक बात बताएं मुझे आपका कि एक मैं और आप बैठे हुए समूल हुकूमत में, सारा फुल फ्लज इख्तियारात मैंने आपको दिए, आप फैसले करें अच्छे बुरे का, तो मैं कैसे जिम्मेदार हूँगा? अगर अच्छा हो गया तो वाह वाह, आपने क्या जबरदस्त बात की है, और अगर बुरा हुआ तो मैं भी जिम्मेदार। जब अच्छे की आप जिम्मेदार हैं वो तो बुरे कहते की हैं भी आप आप लोगों ने जिम्मेदार होंगे ओहदे ना। लिए, सेनेट का ओहदा आपके पास है, ऐवान सदर में आपके नुमाइंदे बैठे हैं, वो कहते हैं आपने ओहदे लिए हैं, आप 100% इन्वॉल्व हैं हुकूमत के अंदर। देखिए, हमने हमने ओहदे लिए, हमने कोई खैरात नहीं मांगा है उनसे, हमने ओहदे लिए, हमने उसकी बिना पे उनको वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ साहब को। आपको पता है कि उनकी अक्सरियत नहीं थी, अक्सरियत यहाँ पीटीआई की थी, हमने पीटीआई को भी ऑफर किए, उन्होंने नहीं माना। खुर्शीद शाह साहब के जरिए हमने सपोर्ट अगर ना करते तो आप मुझे बताया कि वफाकी हुकूमत बन सकती थी क्या? ये वजीर आजम या काबीना आपने खड़ी हो सपोर्ट भी सकती दे थी दी, क्या? ये आपने कौमी ओहदे भी असम्बली ले खड़ी हो लिए, सकती तो थी? जब ओहदे भी मिल गए, आपने सपोर्ट भी दे दी, तो फिर अवाम आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकती? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती पीपल्स पार्टी की? देखिए देखिए देखिए, मैं एक चीज बताऊं, अगर आप जबरदस्ती मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हो तो एक अलग बात है। आप एंकर हो, आप जो काम करें, टॉक शो वगैरह जो भी आप सिस्टम में, दूसरे अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जो गेस्ट से सवाल करेंगे, जो अच्छे करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, गेस्ट को फंसाएंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। आपके पीछे जो लोग हैं उनको नहीं मिलेगा क्रेडिट, क्योंकि सारे लोग आपको जानते हैं। तो इसी तरह जब फैसला हुकूमत ने करना है तो फिर क्रेडिट पीपल्स पार्टी की या दूसरी पार्टी को कैसे मिलेगा? और फिर यही बात अगर मैं रिवर्स कर दूं, अगर हुकूमत सही स्टेप नहीं लेती है तो उसको अगर नुकसान होता है तो उसका नुकसान का दूसरी पार्टी कैसे जिम्मेदार होगी? दूसरी बात आईनी ठीक उसूल की है, आपने बहुत बात की, शुक्रिया। आप मुझे कादिर बता दो मंदोखिल साहब सदर पीपल्स पाकिस्तान पार्टी के का जो रहनुमा होता मेरे है, साथ मौजूद थे। तो सद, अपेरेंटली कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अवाम के साथ अगर किए गए वादे पूरे नहीं होते तो अवाम शिकायत करने का हक भी नहीं रखती। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।